दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म फेयर से भी बड़ा, ऑस्कार से भी बड़ा, यूएसए के द प्रेसिडेंट मेडल से भी बड़ा और पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न से भी बड़ा। और ये अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में और विश्व शांति के क्षेत्र में सबसे अच्छे काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि दुनिया की शांति के लिए दिया जाने वाला ये अवार्ड डायनामाइट के खोजक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों आज के दौर में तो इस डायनामाइट को किसी सुरंग को उड़ाने के लिए या किसी पत्थर के पहाड़ को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन पहले के जमाने में जब इसकी खोज हुई तब इससे इंसान भी उड़ाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, हजारों लोग इस डायनामाइट की वजह से मरे हैं। और इसीलिए दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल से यानी कि इस डायनामाइट के खोजक से लोग उसकी इस शोध के कारण नफरत करते थे। लेकिन दोस्तों दरअसल अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक जीव था और वो नहीं चाहता था कि लोग उससे नफरत करें। और इसीलिए दोस्तों उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके कारण आज विश्व में अल्फ्रेड नोबेल के नाम बहुत ही गर्व के साथ और अदब के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्दी ज्ञान से भरे एक चैनल के साथ। और दोस्तों आज से हम इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें आपको विश्व के सबसे महान वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे यहाँ नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए आज शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज के पीछे के चेहरे और डायनामाइट के खोजक अल्फ्रेड नोबेल से। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर साल 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। अल्फ्रेड की माता का नाम कैरोलिन और पिता का नाम इमैनुअल था। अल्फ्रेड के पिता पहाड़ों से पत्थरों को तोड़कर पुल बनाने का काम करते थे। दोस्तों कुछ समय बीतता है और अल्फ्रेड नोबेल के पिता को काम की कमी होने लगती है। इसलिए वो अपनी जगह यानी कि स्वीडन को छोड़कर साल 1842 में अपनी पूरी फैमिली के साथ रूस के एक शहर सेंट पीटरबर्ग में आ जाते हैं। और यहाँ आकर उन्हें रूस की सरकार के लिए गन पाउडर बनाने का काम भी मिल जाता है। दोस्तों ये गन पाउडर यानी कि एक विस्फोटक ही है और ये दुनिया का सबसे पहला केमिकल से बना एक्सप्लोजिव है। इसके बाद इमैनुअल नोबेल ने गन पाउडर बनाने की फैक्ट्री भी डाली और इसके कुछ सालों बाद क्रीमिया का युद्ध भी शुरू हो गया, जिसके कारण इमैनुअल नोबेल को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो कुछ ही समय में बहुत रिच पर्सन भी हो गए। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अल्फ्रेड नोबेल ने घर में ही विस्फोटक बनाना सीखा था। उनके आसपास ही ऐसा वातावरण था, उनके पिता की ही ऐसी फैक्ट्री थी। अब दोस्तों आगे बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल के पिता ने उनके लिए घर में ही कई सारे टीचर्स की व्यवस्था की थी जो उन्हें कुछ भाषाएं, विज्ञान और मैथमेटिक्स सिखा सके। अच्छी शिक्षा को मिलने के साथ ही अल्फ्रेड नोबेल भी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने धीरे धीरे स्टूडेंट लाइफ में ही केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ बना ली। और इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल को साल 1850 में उच्चतर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा गया और जहां से अल्फ्रेड अपनी पढ़ाई पूरी कर पेरिस चले गए। और दोस्तों पेरिस में अल्फ्रेड नोबेल को एक इंसान मिला जिसका नाम था अस्कानियो सुमेरो। और इस सुमेरो ने कुछ साल पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। दोस्तों ये नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा केमिकल था जो गन पाउडर से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन में एक कमी थी, वो इतना कंट्रोलेबल और सुरक्षित नहीं था। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कई बार विस्फोट हो जाता था और इसलिए उस समय इस विस्फोटक का यूज बहुत ही कम मात्रा में होता था। अब दोस्तों इस सब बातों को अल्फ्रेड नोबेल ने समझा। उन्होंने उनके दोस्त से नाइट्रोग्लिसराइड के सैंपल्स लिए और उस पर रिसर्च करने लगे। कुछ समय बाद हुआ यूं कि बुढ़ापे में अल्फ्रेड नोबेल के पिता वापस स्वीडन आ गए और नोबेल भी अपने परिवार के साथ स्वीडन चले गए। और वहां पर वो खुद, उनके पिता और उनके भाई के साथ नाइट्रोग्लिसराइन इस विस्फोटक पर रिसर्च करने लगे। अब दोस्तों आग से खेलना हो तो आग तो लगेगी और अल्फ्रेड नोबेल के परिवार में ही एक ऐसा ही हादसा हुआ। 3 सितंबर 1864 को अल्फ्रेड नोबेल के रिसर्च सेंटर में ही नाइट्रोग्लिसरीन का एक विस्फोट हो गया। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इसमें अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु हो गई। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के जिस भाई की मृत्यु हुई थी उनका नाम था एमिल। और एमिल की जब मृत्यु हुई तो वो सिर्फ 21 साल के थे। और इस घटना के बाद अल्फ्रेड नोबेल और उनके पिता ने ये काम छोड़ दिया और स्वीडन की सरकार ने भी नाइट्रोग्लिसरीन इस सब्सटेंस के साथ शहर में रिसर्च करने पर बैन लगा दिया। यह अल्फ्रेड नोबेल और उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय था।
पर फिर भी अल्फ्रेड उस समय के बाद भी अपने जीवन में शांत नहीं बैठे। कुछ समय बाद उन्होंने शहर के बाहर बहुत दूर एक नया लैब बनवाया और वो पूरे फोकस के साथ फिर से नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित करने की खोज में लग गए। कुछ साल बीते और अल्फ्रेड नोबेल ने इस रिसर्च करते करते बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली। उन्होंने बताया कि इस नाइट्रोग्लिसरीन में जब सिलिका मिलाया जाए तो वो एक पेस्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है और इस पेस्ट बनने के बाद इसे किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है और वो उस आकार में सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों ऐसे इस पेस्ट के बनते ही नाइट्रोग्लिसरीन ये विस्फोटक सब्सटेंस अब सुरक्षित हो चुका था। इसे कहीं पर भी बहुत ही आसानी से ले जाया जा सकता था और इसका पैटर्न भी अल्फ्रेड नोबेल ने करवाया और इसके पैटर्न में उन्होंने इस सब्सटेंस का नाम दिया डायनामाइट। अब दोस्तों समय बीतता गया और समय के साथ अल्फ्रेड नोबेल की कंपनी भी ऊंचाइयां छूने लगी। उनके बनाए गए डायनामाइट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी और उन्होंने करीब 20 से ज्यादा देशों में उस समय डायनामाइट की कंपनी खोल दी। अब डायनामाइट के उपयोग से बहुत ही सरलता से पत्थरों को तोड़ा जा सकता था, पहाड़ों को खोदा जा सकता था, माइनिंग की जा सकती थी। हालांकि ये सब काम करने में पहले महीनों लग जाते थे, लेकिन डायनामाइट के आते ही कुछ ही दिनों में ये काम होने लगा और इसलिए इनकी ये खोज सकारात्मक खोज बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, शक्ति तो शक्ति होती है, वो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, बस उसका उपयोग पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में होता है। और इसी तरह डायनामाइट का भी लोग नेगेटिव फॉर्म में उपयोग करने लगे। बहुत सारे लोगों को मारने के लिए डायनामाइट का भरपूर उपयोग होने लगा और इस आविष्कार की वजह से बहुत से लोगों ने अपने जान गंवाए और इसका पूरा आरोप डायनामाइट के खोजक अल्फ्रेड नोबेल पर आ गया। लोग इसके लिए नोबेल को जिम्मेदार ठहराने लगे और लोग उन्हें मौत का सौदागर कहने लगे। और दोस्तों इस बात का बहुत बड़ा सदमा अल्फ्रेड नोबेल को लगा। वो इस बात पर दुखी रहने लगे क्योंकि उन्होंने तो इस खोज को सकारात्मक काम करने के लिए किया था, लेकिन समाचार पत्र, न्यूज और लोगों की घृणा देखते हुए वो बहुत दुखी हुए। हालांकि इस समय तक अल्फ्रेड नोबेल बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने पूरी जिंदगी की खोज पर वो बदनामी का दाग नहीं लगने देना चाहते थे और इसीलिए अल्फ्रेड नोबेल ने लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया। वो पहले से बहुत अमीर तो बन ही चुके थे और इसलिए उन्होंने अपने पैसे भलाई के काम में भी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी इसके बाद भी उनके पास उनके बुढ़ापे में बहुत बड़ी संपत्ति बची थी और एंड में उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उन लोगों को अवार्ड देने के लिए दान कर दी जो दुनिया की प्रगति और शांति की ओर सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा काम करेंगे। साल 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और हर साल उन्हीं की दान की गई संपत्ति से 10 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों आज के दौर में अल्फ्रेड नोबेल को लोग मौत के सौदागर के रूप में नहीं, लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक और एक समाज सेवक के रूप में याद करते हैं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार आज भले ही विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार हो, लेकिन इसमें भी इतिहास में कई गफले देखने को मिले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नोबेल प्राइज की शुरुआत किस हालात में हुई, इसमें कौन कौन से गफले हुए हैं, या फिर महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, तो दोस्तों इस रेयर जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके हमारा नोबेल पुरस्कार पर बनाया पहला वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों हम अब इस सीरीज में महान वैज्ञानिकों के जीवन की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसलिए बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।